हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे सिटीजनशिप को। ठीक है, हम लोगों ने पहले यूटी यूनियन टेरिटरी को देख चुका है, तो आज हम लोग सिटीजनशिप को देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11 है। ठीक है, तो इसमें समझेंगे पहले कि सिटीजनशिप क्या है, इंडिया में कितने तरह से सिटीजनशिप दिए जाते हैं, सिटीजनशिप एक्ट को देखेंगे। तो चलो वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन कि सिटीजनशिप है क्या। सिटीजनशिप क्या है, एक ये लीगल स्टेटस ऑफ मेंबरशिप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इससे बेहतर जो इसका डेफिनेशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि इसको कह सकते हैं एक रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेट्स और इसके मेंबर के बीच का एक रिलेशनशिप को ही हम सिटीजनशिप कह सकते हैं। राइट, चलो अब ये रिलेशनशिप जो है वो कैसे लेजिटिमेट होता है, मतलब कैसे जस्टिफाई करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले जो इंडिविजुअल है लाइक यू मी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ ड्यूटीज़ है हमारा। ठीक है, और ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो इसके ड्यूटी से लेजिटिमाइज करते हैं किसी स्टेट को कि हाँ एक स्टेट होना चाहिए, उसके लिए हम ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। और स्टेट्स हमें बदले में क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है और राइट्स देता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेट और इंडिविजुअल का जो ये रिलेशन है ना, ठीक है, ये है सिटीजनशिप। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे देश इंडिया में। इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो सिटीजन है और एक एलियंस। सिटीजन किसे कहेंगे, सिटीजन वो लोग हैं जिनके पास पॉलिटिकल और सिविल राइट्स भी है। ठीक है, और एलियन वो है जिनके पास सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। ठीक है, नॉट ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, और ये जो है हमारा एलियन जो है, एलियंस भी दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली और एक एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो होंगे जिनके कंट्री का इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशन है, रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब आप सीधा ये समझ लो। ठीक है, और एनिमी एलियन है जिनके साथ हम वॉर पे रहते हैं या वॉर पे रह चुके हैं। राइट, तो वो हो गए एनिमी एलियन। अब कुछ कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को ही दिए गए हैं, वो बाहरी लोगों को नहीं दिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी हैं और आपके नॉर्मल राइट्स भी हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। राइट, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये देखना है कि एनिमी वाले को कोई राइट्स नहीं है। राइट, आर्टिकल 22 तो इनको नहीं मिलेगा। आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 22 होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो वो अगर एनिमी कंट्री से वो आते हैं तो उनको ये राइट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, उसे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, बहुत लोगों को नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, डोमिसाइल, रेसिडेंसी, ये सब में कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग इसे एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। देयर इज़ अ पार्शियल डिफरेंस बिटवीन दोज। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस है पहले उसको देखते हैं। देखो, नेशनैलिटी किसको बोलते हैं, नेशनैलिटी का मतलब होता है किसी भी स्टेट के प्रति परमानेंट एलिजेंस। परमानेंट एलिजेंस का मतलब, एलिजेंस समझ लो सीधा सीधी, मतलब लॉयल्टी, काइंड ऑफ लॉयल्टी है ना, लॉयल्टी। तो ये हो गया पहले नेशनैलिटी का। सिटीजनशिप क्या है कि इसी चीज़ का एक मोस्ट लीगल रिलेशनशिप है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, एक डॉक्यूमेंट लीगल रिलेशनशिप्स जो इंजॉय करता है ऑल काइंड ऑफ सिविल प्लस पॉलिटिकल राइट्स। राइट, तो ये हो गया सिटीजनशिप। डोमिसाइल, देखो डोमिसाइल बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब होता है कि किसी भी इंसान का उसका इंटेंट, मतलब इंटेंशन, किसी भी एक जगह पे इंडिफिनिट पीरियड के लिए रहने का जो इंटेंशन है। सपोज करो कि मैं झारखंड से हूँ या आप बिहार से हो या कोई यूपी से है, तो वो यूपी में ही इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहेगा, वो बाहर काम करने के लिए जा सकता है। ठीक है, तो आप कहीं जाते हो तो वो आपका रेसिडेंसी होता है फॉर जॉब, आप टेम्प्रोरी पीरियड के लिए रहते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटेंट कहीं एक जगह पे रहने का होता है, वो भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए, तो वो जो जगह होता है वो आपका डोमिसाइल होता है। ठीक है, तो आप ये चार बेसिक टर्म्स है जिसको आप ध्यान में रखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सिटीजनशिप है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, इसका जगह क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया शुरू में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 जहाँ पे आर्टिकल 5 to 11 डील करते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप को। राइट, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि ये जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई परमानेंट प्रोविजंस तो है नहीं कि बस यही प्रोविजंस रहेंगे। भाई आने वाले टाइम पे तो बहुत सारे बदलाव तो लाने होंगे ना, कौन सिटीजन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों को डिफाइन करता है जो सिटीजन बने इस देश के ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, दो टर्म होता है, दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर कमेंसमेंट बोला जाए, कमेंसमेंट डे ये क्या है, ये है 26 Jan
1950। अगर एडॉप्शन डे बोला जाए तो ये है 26 नवंबर 1949। इस वीडियो में आगे जब जब भी मैं कमेंसमेंट कहूँगा इसका मतलब मैं 26 जनवरी 1950 की बात करूँगा, ठीक है। तो जो कमेंसमेंट के दिन तक जो सिटीजन बन गए या जो सिटीजन कहलाएंगे उन्हीं के बारे में आर्टिकल 5 to 11 में डील किया गया है, ठीक है। ये जो 5 to 11 आर्टिकल्स है इसमें से एक आर्टिकल ऐसा भी है जो इम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप लॉज या कानून आगे बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये परमानेंट प्रोविजंस तो है नहीं कि बस ये फिक्स हो गया, चेंजेस तो आएंगे टाइम के साथ, है ना। ऐसा तो है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी, कुछ दूसरे कंट्री में सिटीजनशिप लेंगे, कोई दूसरे कंट्री के आएंगे, तो इसके लिए कोई लॉ तो चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे 5 to 11 आर्टिकल्स में से ये इम्पावर किया गया है पार्लियामेंट को कि आप इनेक्ट कर सकते हो लॉज को। और इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया। अब देखो 1955 एक्ट आया। अब 1955 एक्ट जो है ये बाद में बहुत बार अमेंड किया जाएगा। अमेंड कब कब किया जाएगा? 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, ठीक है, 2005, 15, 19 हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। जो भी है मैं बस एक रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अमेंड भी किया गया है जिसमें अलग अलग चेंजेस लाए गए। चलो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि जो राइट्स दिए गए हैं हमारे सिटीजन्स को। देखो यहाँ पे सीधा याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के पास होगा वो है 15, 16, 29, 30, बीच में 19। आप एक रिदम से इसे 2 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, ओनली टू सिटीजन, राइट। ये फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल्स हैं। और भी अदर्स राइट्स हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हैं जहाँ पे सिर्फ सिटीजन को है, जैसे आर्टिकल 326 हो गया, आर्टिकल 84 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 58, 66, 157, 124, 217, ये क्या है? पब्लिक ऑफिसेस है। तो पब्लिक ऑफिसेस में अपॉइंटमेंट जो होगा, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ के सिटीजन का ही होगा। और यहाँ पे एक कैच पॉइंट ये है जहाँ से सवाल बन सकता है। देखो पब्लिक ऑफिसेस में अपॉइंटमेंट इंडिया के केस में वो दोनों सिटीजन बन सकते हैं जिन्होंने सिटीजनशिप बाय बर्थ लिया हो या बाय नेचुरलाइज्ड हो, मतलब नेचुरलाइजेशन के तहत। ये बाय बर्थ बाय नेचुरलाइजेशन ये हम लोग आगे देखेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाय बर्थ भी हो सकता है और बाय द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस भी हो सकता है। अगर ये दोनों वे में सिटीजनशिप लिया हो तब भी यहाँ पे ऑफिसेस को होल्ड कर सकते हैं। लाइक प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, स्टेट ऑफ के हेड बन सकते हैं। बट यूएस में क्या है? यूएस में अगर आपको स्टेट ऑफ हेड यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए आपको ये होना है, उससे अपॉइंट होना है, तो ओनली बाय बर्थ, ठीक है, ओनली बाय बर्थ, राइट। बट इंडिया में बाय बर्थ भी चलेगा और नेचुरलाइज्ड भी चलेगा, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्टेटस क्या है सिटीजनशिप का, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पार्ट 2, 5 to 11 आर्टिकल। अब 5 से 11 जो हमारा आर्टिकल है उसको 1 by 1 देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 5 से। देखो ये फंडामेंटल राइट्स है, इसे आप देख लेना। 15, 16, 15 में क्या है आप पूरा टाई हुआ होगा आपको। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा फंडामेंटल राइट्स पे, वहाँ पे करवा दूंगा। 15 में है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ। 16 में क्या है? 16 में राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इन द मैटर ऑफ कहाँ पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो उसके बाद 19 में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। 29, 30 कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है। तो ये सब आप देख लेना, ठीक है। वैसे भी फंडामेंटल आप लोग आगे जब पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो सारा आपका कवर हो जाएगा। बट आप बेसिक बात ये याद रखो कि यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिए जाते हैं, या कौन से हैं जो सिटीजन को या बाहर एलियंस को भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ ये 15, 16, 19, 29 को हटा के जो बचेगा आप वो भी कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये 15, 16 देखो रिदम में याद कर लो, 15, 16, 19, 29, 30, बात खत्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके आर्टिकल्स को 1 by 1 देखते हैं। पहले देखते हैं आर्टिकल 5 को, राइट। आर्टिकल 5 में जो लाइन, देखो लाइन पे ध्यान देना आप, गेम लाइन का है। देखो एवरी पर्सन हैविंग डोमिसाइल इन इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। मैंने क्या बोला था कि मैं 2-3 चीज़ें बात करूंगा, कभी कभी कमेंसमेंट बोलूंगा, आप इस पर ध्यान देना। एक चीज़ और, सेंटेंस में आगे कहीं कहीं एंड पे आप फोकस करोगे या फिर और पे, ये 2 चीज़ों पे आप फोकस रखोगे, एंड और कहाँ पे एंड लग रहा है, कहाँ पे और लग रहा है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 5 के हिसाब से हर वो व्यक्ति डोमिसाइल जो है इंडिया में, डोमिसाइल का मतलब जो यहाँ पे रहना चाहता है या रह रहा हो, इंटेंट टू स्टे फॉर ए लॉन्गर पीरियड और फॉर ए इंडेफिनिट पीरियड
ठीक है, उसको हम लोग डोमिसाइल कहते हैं। और डोमिसाइल जो टर्म है, ये टर्म देखो, जो डोमिसाइल हमारा टर्म है, दिस टर्म इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर एक बात ये हो गया। यहाँ पे जो एवरी पर्सन है, एवरी पर्सन जब हम कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त के जो प्रिजनर ऑफ वार थे, प्रिजनर्स एंड आर्म्ड फोर्स, ये सभी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो जो पर्सन जिनका डोमिसाइल था, मतलब इंटेंट था या रह रहे थे इंडिया में एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि 26 जैन 1950, ठीक है, ये है कमेंसमेंट की तिथि, डेट। तो जब भी मैं कमेंसमेंट कहूँ आप ये डेट समझो, बार बार मैं डेट नहीं लिखूंगा, आप बस समझ जाना। तो उस वक्त के हिसाब से वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। नंबर एक बात हो गया। दूसरा बात, एंड वन या फिर, ठीक है, एंड और वैसे लोग जो इंडिया में पैदा हुए, ईदर ऑफ पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, उसके दो पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में बॉर्न हुए, या ऑर्डिनरली रेसिडेंट रहे हो नॉट लेस देन 5 साल जिस समय कमेंसमेंट हुआ उसके पहले, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के पहले से वो इंडिया में रह रहे हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, ठीक है। ये जो है ना सब और है, ये और है, ये और है, ये तीनों में से एक कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 कहता है, इससे ज़्यादा आर्टिकल 5 में कुछ पूछता नहीं है। इनफैक्ट आर्टिकल 5 से पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इज़ द एवरी पर्सन मीन, व्हाट इज डोमिसाइल मीन, है ना, दैट्स ऑल। और एक अगर पूछना होगा तो वो ये पूछ लेंगे कि द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, या किस वक्त, है ना। तो आर्टिकल 5 से इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्टिकल 6 में आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल 5। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उसके लिए है जो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया आए वो सिटीजन बन सकते हैं। कैसे, कब? तो देखो, इफ़ ही, या तो वो खुद, या तो ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो उसके पेरेंट्स में से कोई एक, या फिर एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स में से, उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक, वाज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अगर पैदा हुए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि एंड और पे ध्यान देना, ये तीनों में से और है, ये स्लैश है तो और है, यहाँ एंड है मतलब ये प्लस है, मतलब ये भी कंडीशन चाहिए। एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ दिस टू, मतलब ये और ये, इस दोनों में से किसी एक को फुलफिल करना है, और ये तीनों में से एक चीज़ होना चाहिए। ये जो दोनों कंडीशन फुलफिल करना है वो क्या है, ये देखो, देखो इसमें क्या है कि अगर वो बंदी जो भी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आया हो तो वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो इंडिया में सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, जब से आया हो इंडिया में रह रहा हो। लेकिन ये 1948 19 जुलाई 1900 पहले वाले की बात है। बाद वाले में एक नियम क्या ऐड हो गया कि ठीक है वो आया, बाद में ही आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो आया तो वो 6 महीने तक पहले रहा और फिर उसने रजिस्ट्रेशन कराया एक एप्लीकेशन देके, ठीक है। तो 6 मंथ पहले आपको रहना होगा। अब देखो ये ऐसा इसी डेट को क्यों चुना गया, इसके पीछे वजह क्या है। तो जब देखो इंडिया पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ ना, सेपरेशन, तो यहाँ पे एक ऑफिस बनाया गया, ठीक है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, क्योंकि सेपरेशन तो हो गया, बाउंड्री तो खींच दिए गए, लेकिन कुछ लोग वहाँ से आ रहे थे, कुछ यहाँ के लोग जा रहे थे, है ना। तो उस हिसाब से वहाँ पे एक ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार था जहाँ पे एंट्री करना होता था। तो एक कट ऑफ डेट रखा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो आएंगे और वो अगर रह रहे होंगे तो उनको दे देंगे, और इसमें से तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर उसके बाद कोई आए, क्योंकि ऑफिस 19 जुलाई 1948 को खुला, तो अगर उसके बाद कोई आता है तो उसको पहले 6 महीने रखो। ऐसा ना हो कि आया फिर मन बदल गया फिर चला गया, तो 6 महीना पहले ट्रायल बेसिस पे रखो। 6 महीना वो रहता है इंडिया में 6 महीना रह गया, उसके बाद वो एप्लीकेशन दे सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 में क्या देखें हम लोग, पाकिस्तान से इंडिया आया है, माइग्रेट होकर, उसके बारे में बात हो रहा है। इंडिया में आया और वो सिटीजन बन सकता है कब, या तो वो खुद पैदा हुआ हो इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई। हाँ, इसके साथ साथ 2 कंडीशन ये होगा कि अगर 19 जुलाई से पहले आएगा तो ऑर्डिनरी रहेगा, उसके बाद आया होगा तो उसको 6 महीना रहना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 देखो कुछ नहीं है। आर्टिकल 7 में आप सीधा दिमाग में ये रखो ना कि 7 छोड़ दिया, 7 से 7, लेकिन फिर एहसास हुआ तो लौटा, तो माइग्रेट टू पाकिस्तान चला गया इंडिया से, ठीक है, और रिटर्न बैक, है ना। लेकिन 1 मार्च 1947 जब पार्टीशन की बात हुई, इंडिया से चला गया, फिर आ गया वापस। तो अगर वापस आ गया फिर बोलेगा भाई हमको तो अब चाहिए यहाँ का रेसिडेंशिप, तो ठीक है मिलेगा, उसके लिए कुछ करना होगा। उसके लिए ये करना होगा कि तुम्हें रेसिडेंट ऑफ इंडिया में 6 मंथ बिफोर द एप्लीकेशन रहना होगा, 6 महीना रह के दिखाओ, वही बात जो आर्टिकल 6 में था, है ना। तो माइग्रेटेड फ्रॉम
माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया लेकिन रिटर्न बैक, ठीक है। तो ये केस है यहाँ पे, ठीक है। अब आर्टिकल 7 में हो गया कि भाई 7 छोड़ा था फिर आ गया, 6 में तो आया ही था। अब आर्टिकल 8 देखते हैं। आर्टिकल 8 में कुछ नहीं है। आर्टिकल 8 सीधा सीधा हम बात करते हैं वैसे लोगों के लिए जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन ऑफ PIO, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। ओवरसीज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ठीक है, NRI क्या होता है, सारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। बट यहाँ पे ये समझ लो कि आर्टिकल 8 डील्स विद द पीपल और फॉर द सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में PIO बोलते हैं, ठीक है। इंडियन ओरिजिन वाले पर्सन के लिए हम बात करते हैं सिटीजनशिप कैसे दें। इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे, जिसके एंसेस्टर्स कभी ना कभी इंडियन रहे हो, या तो उसके पेरेंट या तो ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देने की बात हम आर्टिकल 8 में करते हैं, 8 में करते हैं, उसको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे कैच क्या है कि वो जहाँ भी वो बंदा रह रहा है, जिस भी कंट्री में रह रहा है, इंडिया का तो है ही, इंडियन ओरिजिन का तो है, तो वहाँ पे जो हमारा इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इंडियन डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलेट होगा ना, हर जगह इंडिया का अपना डिप्लोमेटिक कॉन्सुलेट होता है, जिसको हम लोग एम्बेसी भी कहते हैं। कॉन्सुलेट एम्बेसी का छोटा रूप है, ठीक है। एम्बेसी जनरली बड़े बड़े सिटीज़ में होता है, और अगर छोटे सिटीज़ हैं तो वहाँ पे कॉन्सुलेट हो सकता है इंडिया का। मान लो कि किसी शहर छोटा हो बट वहाँ इंडिया का आबादी अच्छा खासा वर्क करता हो, जॉब करता हो, तो वहाँ पे कॉन्सुलेट खोले जाते हैं। ये सारे इंडिया की ही प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो एम्बेसी होता है, कॉन्सुलेट होता है, यहाँ से जो वहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया का ही पैसा है, इंडियन नेशनल इनकम नहीं आता है वो। तो डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलेट में उसे जिस कंट्री में वो रह रहा हो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके उसे रजिस्टर करना होगा, ठीक है, इंडियन ओरिजिन, तब हम उसे आगे दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल 8 बात करता है। तो आर्टिकल 8 बेसिकली बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल 9 देखो, आर्टिकल 9 जो है वो इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं वैसा, इसमें है टर्मिनेशन हम कैसे करेंगे। तो भाई आर्टिकल 9 में है ना, 9 मतलब क्या होता है, हिंदी में 9 बोलते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल ने इंडियन सिटीजनशिप को नो कह दिया, नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, वॉलंटरी एक्वायर कर लिया किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप, तो उस केस में उसका जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली मतलब यही कीवर्ड है, ऑटोमेटिकली, कि आपने ले लिया तो आपका बात यहाँ पे अब खत्म, ऑटोमेटिकली। तो ऑन वॉलंटरी एक्वायरिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप पे आपका, अगर आपने क्या किया, आपने तो नो कह दिया ना इंडियन सिटीजनशिप को, तो यू विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय वॉलंटरी एक्वायरिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप, दैट इज आर्टिकल 9 में ये मेंशन है। ना आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 कहता है कि इंडिया का जो सिटीजनशिप है, जो राइट्स है इंडियन सिटीजनशिप का, वो कब तक कॉन्टिन्यूएंस करेगा, और ये पार्लियामेंट के पास डिसीजन होता है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर योर राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप शुड बी कंटिन्यूड, डीम्ड और नॉट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज आर्टिकल 11। 11 में कुछ नहीं है भाई, 11 है, मतलब हम ही है सब कुछ। 11 1 and 1, वन एंड ओनली कह लो इसे। हम इसको याद करने का तरीका मेरा ये था, वन एंड ओनली, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो ना, दोनों में वन ही हुआ, वन एंड ओनली कौन, रॉकी भाई नहीं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है एनी काइंड ऑफ लॉ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक द लॉज, राइट। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव, सिटीजनशिप एक्ट। अब सिंस पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉज, टू इनेक्ट लॉज, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज ब्रॉट अ सिटीजनशिप एक्ट 1955। बोला अब तो चेंजेस लाने होंगे क्योंकि ये ऐसा चलने वाला नहीं है। सो नाउ वी विल सी द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें है क्या, देखो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है हमारा, इसमें दो चीज़ें हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, तो दिस एक्ट प्रोवाइड्स अस द टू थिंग विच इज एक्विजिशन एंड द टर्मिनेशन। So the acquisition means how would we acquire the citizenship, and the termination how one would be terminated from the citizenship. So for the acquisition process we have this, we have what, we have the brand value. Brand value होना चाहिए आपके पास to acquire the citizenship. Brand का मतलब है BRAND, that stands for B for birth, by birth, R for by registration, A for acquisition, N for naturalization, and D for by descent. Termination में we have TDR that is termination, deprivation, renunciation. These three ways are there to terminate your citizenship, ठीक है। और ये जो सिटीजनशिप एक्ट है ये कमेंसमेंट के बाद की बात करता है, क्योंकि कमेंसमेंट तक की बात तो ऑलरेडी 5 से 11 आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुका है, ठीक है। वो जो परमानेंट कोई सोल्यूशन तो दे नहीं पाया, क्योंकि ये इवोल्यूशन की बात है ना, सिटीजनशिप तो हमेशा वैसा कुछ ना कुछ तो आपको चेंजेस लाने ही पड़ेंगे टाइम टू टाइम। सो ये फिक्स हो नहीं सकता था, दैट्स वाई वहाँ पे एक प्रोविज़न था कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम लॉ बना सकती है, एंड दे ब्रॉड सिटीजनशिप एक्ट 1955। चलो
नाउ ब्रांड जो हमारा ब्रांड वैल्यू रहेगा तभी इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। इंडियन सिटीजनशिप बनने के लिए यू शुड हैव और यू मस्ट पॉजेस सम सॉर्ट ऑफ ब्रांड। नाउ बी, बर्थ। बर्थ से हम कैसे ले सकते हैं? देखो सिर्फ डेट पे ध्यान दो, एक ही इक्का दुक्का बस इसी में डेट है, ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है, बुक्स में पढ़ोगे बहुत दिमाग खराब होगा। सवाल डायरेक्टली जैसे पूछे जाते हैं, देखो ये जो मैंने डेट लिखा है ना, सवाल में जो स्टेटमेंट दिया जाता है उस स्टेटमेंट में ऐसे ही लिखा जाता है, तो बस मैं उससे से मैंने उठा के आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखो 26 जनवरी 1950, मतलब ये कमेंसमेंट से बाद की बात कर रहा है, तो कमेंसमेंट का डेट ये है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 1987 तक के बीच में जो भी पैदा हुआ उसको बाय बर्थ मिल जाएगा सिटीजनशिप, चाहे उसके पेरेंट्स कहीं के भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इन नेशनलिटी ऑफ द पेरेंट, इरिस्पेक्टिव, कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा पेरेंट्स कहाँ से है। तो ये डेट के हिसाब से फिर हुआ क्या, बाद में बोला अरे यार ऐसे तो कुछ भी मतलब गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा। तो बोला उसके बाद आप क्या करें, फिर ऐसे ही पैदा होते रहेगा, बाय बर्थ देते रहेंगे? तो बोला नहीं, अब अगर बच्चा 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है तब उसके पेरेंट्स में से किसी एक को तो इंडियन सिटीजन रहना पड़ेगा, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होना होगा, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गया। अब बोला कि ठीक है, अब चेंजेस आया, अमेंडमेंट हुआ, मैंने बताया कि 1992 के बाद 2004-3 है ना, 2003 में भी हुआ है। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद ओनली इफ बोथ, यहाँ पे ईदर से यहाँ पे हो गया बोथ। फिर बोला कि नहीं यार बोथ मतलब क्या ही ज़्यादा हो जाता है, तो बोला ठीक है या तो दोनों हुआ तब तो काम चलेगा, और है यहाँ पे देखो, या फिर वन ऑफ देम, उसमें से कोई एक इंडियन हो और जो दूसरा हो वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो, इलीगली इंडिया में आके ना रह गया हो, ठीक है, लीगली होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसे बाय बर्थ दे सकते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप। इसमें एक जो नोट है वो ये है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं जो इंडिया में काम करते हैं, सर्विस करते हैं, ठीक है, या फिर एनिमी एलियंस, तो उनके बच्चे इंडियन सिटीजनशिप जो है वो बाय बर्थ के प्रोसेस से तो नहीं ले सकते, है ना, बाय बर्थ दे कांट। फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे ले सकते हैं बट अलग तरीके से, नॉट बाय बर्थ। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लो। एग्जाम में सवाल पूछेंगे कि फॉरेन डिप्लोमेट्स कांट हैव द इंडियन सिटीजनशिप, अरे भाई हो सकता है, जब तक स्टेटमेंट में आप ये ना पढ़ो कि बाय बर्थ दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है, तब तक आप नो यस कुछ मत करो। तो बाय बर्थ नहीं ले सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं बट नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ बर्थ, राइट। तो ये हो गया हमारा ब्रांड का बी। अब हम आते हैं ब्रांड के आर में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। कैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ना, एप्लीकेशन पे दे सकती है सिटीजनशिप अगर इफ ही इंडियन ओरिजिन का है, मतलब पेरेंट्स ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स रहा हो इंडिया का, और इंडिया में ऑर्डिनरली रेसिडेंट रह रहा हो फॉर द 7 ईयर्स। जब वो एप्लीकेशन दे रहा है कि हमें रजिस्टर कर लीजिए सिटीजनशिप के लिए, तो उस रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जो दे रहा है उस डेट से बिफोर 7 साल जो है वो इंडिया में रह रहा हो, पहला ये कंडीशन है, तभी आपको हम रजिस्टर करेंगे। या फिर इंडिया के सिटीजन से शादी किया हो, 7 साल से रह रहा हो, शादीशुदा जिंदगी बिता रहा हो, या फिर उसका कोई ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रिसाइडिंग, या तो फिर अगर 7 साल आपको नहीं रहना तो आप ये प्रूव करो कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनमें से कोई एक इंडिया का सिटीजन रहा हो और आप तब 1 ही साल रहो फिर एप्लीकेशन से पहले, तो आपका काम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंडियन ओरिजिन का है, यहाँ पे है कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले सिटीजन ही था। यहाँ पे ओरिजिन और इंडियन सिटीजन होना अलग अलग बात है, ठीक है, अब कंफ्यूज मत करना। तो जब इंडिया का उसका कोई भी पेरेंट्स में से एक अगर सिटीजन रहा है तब उसे 1 साल रहना है एप्लीकेशन देने से पहले। लेकिन अगर उसका इंडियन ओरिजिन से कोई नाता है, मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स वो रहे हो, तो वो 7 साल रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो 5 साल से फॉर 5 ईयर्स और आप 1 साल से इंडिया में रह रहे हो एप्लीकेशन देने से पहले, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब आते हैं ब्रांड का ए से। ए है क्या? एक्विजिशन। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं जानना, ठीक है। जब भी कोई न्यू टेरिटरी पार्ट बन जाएगा इंडिया का, तो वहाँ पे जो रह रहे बच्चे हैं हमारे सब, वो इंडिया के बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, इंडिया के बच्चे हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट नेसेसरी ऑल्दो, बट पार्लियामेंट कैन गिव देम द सिटीजनशिप। तो ये एक्विजिशन के तहत होता है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है नहीं, ठीक है। पौंडीचेरी के केस में ऐसा हुआ था, आप देख लेना एग्जाम्पल में, गूगल कर लेना कभी। पौंडीचेरी जब हिस्सा बना तो वहाँ के लोग इंडियन सिटीजनशिप दे दिए गए, ठीक है। पौंडीचेरी, देखो यार, पौंडीचेरी, ठीक है। चलो नाउ द ब्रांड का एन फॉर नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन नेचुरली नहीं है,
इसका मतलब है कि कैसे हम आपको नेचुरल बनाएंगे, उसमें देखो पहले हम आपको क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफिकेट देगी, ग्रांट कर सकती है, सर्टिफिकेट ऑफ व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना होगा। तो पहला इसका सबसे बेस्ट पार्ट हमको ये लगता है टिट फॉर टैट। ये क्यों लिखा है मैंने कि देखो हम तो आपको नेचुरलाइजेशन का दे देंगे सर्टिफिकेट, लेकिन हम तभी देंगे जब आप उस कंट्री के सिटीजन ना हो जिस कंट्री में हमारे सिटीजन को रोका जाता है नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजन बनना। मतलब इफ ही इज नॉट अ सिटीजन, नॉट पे आप ध्यान दो, अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, वैसे कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जिस कंट्री में इंडिया के सिटीजन को रोका जाए, प्रिवेंटेड टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब आप इंडिया का आदमी को आप नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप नहीं देते हो तो हम भी नहीं देंगे, मतलब हम दे देंगे, बात समझो। तो वैसे कंट्री से ना हो जहाँ से वो ना देता हो, मतलब आप वैसे कंट्री से हो जहाँ वो देता हो तो हम भी देंगे, दैट इज टिट फॉर टैट। अब देखो ये तो हो गया एक कंडीशन, या फिर वो इंडिया में रह रहा हो या इंडिया के कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई सर्विस में हो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 1 ईयर। थ्रू आउट का मतलब एकदम कंटिन्यूअस, विदाउट कोई छुट्टी लिए, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे या तो सर्विस ही कर रहा हो या तो रिसाइड ही रहता हो, एकदम 1 साल में कहीं गया ना हो। थ्रू आउट का मतलब हम इसलिए कीवर्ड्स पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान दो आप, ठीक है। तो वो दे सकता है नेचुरलाइजेशन के लिए एप्लीकेशन। या फिर ये जो 11 साल का पीरियड है एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब आप बीच में जाते हो 2 महीना आप कहीं और रह के आते हो, फिर 2 महीना इंडिया में रहते हो, तो आप रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एग्रीगेट होगा ना वो एटलीस्ट 11 ईयर्स का होना चाहिए। अगर आप 11 साल इंडिया में रहे हो, ठीक है, रिसाइड किए हो या आप सर्विस दिए हो, या रिसाइड और सर्विस बोथ मिला के भी अगर आपका 11 साल हो जाए, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है, टू गिव द एप्लीकेशन रिगार्डिंग योर सिटीजनशिप थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। या फिर और जिस मोमेंट अगर आप रिनाउंस कर देते हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ व्हेन योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, व्हेन एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड दैट मोमेंट यू हैव टू रिनाउंस, छोड़ना पड़ेगा जो आपका सिटीजनशिप है, तब आप इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाओगे। या फिर बहुत ही गुड कैरेक्टर का आदमी हो और एडिक्वेट नॉलेज हो आपको किस चीज़ का, 8th शेड्यूल में जो हमारा 22 लैंग्वेज है वो मेंशन है, उसमें उसका अब कोई अंग्रेज आ गया उसको अंग्रेजी आता है, तो भाई इंग्लिश जो है हमारा 8th शेड्यूल में है ही नहीं, इंग्लिश 22 लैंग्वेज में नहीं आता है। इस 22 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज पे अच्छा खासा नॉलेज हो, एडिक्वेट का मतलब होता है कि काम चल जाए, ठीक है, तो वैसे नॉलेज होगा तो भी आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू दे सकते हैं, कोई ऐसा क्राइटेरिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैच, अगर कोई आदमी कुछ वैसा सर्विसेज दिया हो, ठीक है, टू द मैनकाइंड, इस तरह का साइंस के क्षेत्र में, फिलोसॉफी के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, वर्ल्ड पीस के क्षेत्र में, ह्यूमन प्रोग्रेस के क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों का चूंकि डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज है, एकदम अतुल्य जो कह सकते हैं, तो पार्लियामेंट कोई कंडीशन, सारी कंडीशन को हटा सकती है और आपको डायरेक्टली नेचुरलाइजेशन के थ्रू दे सकती है। तो पार्लियामेंट कैन वेव ऑल द कंडीशन, ठीक है। जैसे एग्जाम में अदनान सामी है, पाकिस्तान का सिंगर था जो इंडिया का सिंगर बन गया। कामिल बुल्के है ना, कामिल बुल्के सुना होगा, ये बेल्जियन के थे, फिर बाद में इंडियन सिटीजनशिप ले लिया इन्होंने क्या किया, हिंदी लिटरेचर पे रिसर्च किया, तो लिटरेचर पार्ट तो है ही। आर्ट में आ जाएंगे अदनान सामी, तुलसीदास पे इन्होंने रिसर्च किया, तो इन्हें भी दिया गया इंडियन सिटीजनशिप। तो आप अगर वैसे कोई सर्विसेज देते हो तो आपको सारे कंडीशन से मुक्त करके आपको नेचुरलाइज्ड कर दिया जाता है टू द इंडियन सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द ब्रांड का डी फॉर डिसेंट। डिसेंट तरीका क्या है, अब यहाँ पे डेट एक फिर आ गया, एक डेट यहाँ पे याद रखना था, एक बाय बर्थ वाले में याद रखना था, कन्फ्यूजन कहीं नहीं है। वहाँ पे 26 जनवरी 1950 के बाद था, यहाँ पे 26 जनवरी 1956 के बाद है, क्योंकि 55 में सिटीजनशिप एक्ट आया है, 56 का बाद सुनो, 26 जैन 1956 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक, ठीक है, 10 दिसंबर 1992। अगर आप इस बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है बाय डिसेंट। डिसेंट कब, आपके पिताजी साहब होने चाहिए इंडियन सिटीजन आपके पैदा होने के दिन और उस समय में। तो अगर आपके पापा जी, फादर साहब इज द इंडियन सिटीजन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, इट मीन्स, और आप इसके बीच में अगर आपकी जन्म हुई है तो देन यू आर ऑलरेडी डिसेंट से आप सिटीजनशिप ले सकते हो। या फिर ठीक है 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुए तो अब आपके पिताजी का जो अथॉरिटेरियन था ना वो डेजिग्नेशन वो हट गया, अब आपके ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स में, तो ईदर आप कोई भी माता पिता में से किसी एक का भी इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है आपके बर्थ के टाइम पे। एक यहाँ पे तीसरा पॉइंट है जो अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो ये कि अगर अब आप जेनजी
आफ्टर 3 दिसंबर 2004 अगर आप इसके बाद पैदा हुए हो तो आप बाय, पहला बात कि आप डिसेंट से तो हो नहीं सकते हो, ठीक है, जब तक आपका जो बर्थ है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर। जब आप पैदा हुए उसके 1 साल के भीतर भीतर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के इंडियन कॉन्सुलेट में जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे तब तक तो आप अगर नहीं हो पाओगे अगर आपका जन्म इस तारीख के बाद हुआ है। मैंने अभी एक बात कही जेनजी, देखो जेनजी मतलब ये अभी का जो जनरेशन है 1997 के बाद वाले को जेनजी कहते हैं, इसके पहले वाले को मिलेनियल कहते हैं जो, ठीक है। तो अब ये सब नॉर्मल टर्म है। चलो अब आगे आते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप मैंने बताया टीडीआर डीटीआर जो कह लो। आर फॉर रिनाउंसिएशन, एनीवन कैन रिनाउंस, हम छोड़ सकते हैं, आप भी छोड़ सकते हो, छोड़ के चले जाओ जहाँ जाना है, ठीक है, पाकिस्तान मत चले जाना। विथ होल्ड, अगर आप रिनाउंस करना चाहते हो और इंडिया अभी उस समय किसी के साथ वॉर पे है तो जो पार्लियामेंट है वो आपके इस एप्लीकेशन को, रिनाउंसिएशन एप्लीकेशन को विथ हेल्ड कर सकती है कि हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर दो जो एनिमी कंट्री के लिए, तो अभी आप रुक जाओ, तो पार्लियामेंट कैन विथ हेल्ड, ठीक है, विथ होल्ड योर एप्लीकेशन ड्यूरिंग द वॉर। ये हो गया पहला। दूसरा, और अगर आप रिनाउंस करोगे तो आपका जो भी माइनर चाइल्ड है वो भी लूज़ कर देगा सिटीजनशिप को। टर्मिनेशन कब होता है? जब आप वॉलंटरली एक्वायर कर लेते हैं अनदर। नो टू, आर्टिकल 9 में हमने अगर देखा ना, आर्टिकल 9 में क्या था, नो टू इंडियन सिटीजनशिप एंड वी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्रीज वॉलंटरली, देन ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड। डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन एक ऐसा टर्म है, तमाचा, बेइज्जत करना, डिप्राइव करना। डिप्राइव कब करेंगे? जब आप फ्रॉड में फंसे हुए रहोगे, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डिग्निटी के खिलाफ डिसलॉयल्टी दिखाओगे, या फिर आप किसी दूसरे कंट्री में जाके 2 साल के लिए आप इम्प्रिजन्ड हो गए। लेकिन ये कंडीशन कब है कि आप नेचुरलाइज और रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपने सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपने सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लिया हुआ है, और ये लेने के 5 साल के भीतर भीतर आप किसी कंट्री में गए और 2 साल के लिए आप जेल में चले गए, आप डिप्राइव हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ, डिसेंट, दिस टू, अगर आप या एक्विजिशन तो खैर चलो वो तो होता ही है, तो अगर ये दोनों से आपने लिया है, अगर आपका है सिटीजनशिप, तो आप डिप्राइव नहीं हो सकते हैं कि आप कहीं पे 2 साल की सज़ा मिल गई तो आप डिप्राइव नहीं। लेकिन ये दोनों से अगर आपको मिला है सिटीजनशिप तो आप 2 साल अगर बाहर रह लिए जेल में और 5 साल के भीतर आप चले गए हैं तो यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो ये था लॉस, ये था कैच पॉइंट, ये स्टार मार्क, यहाँ से सवाल फंसाए जा सकते हैं, आप इस पर ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब देखो सिटीजनशिप मैंने कहा ना कि इसका अमेंडमेंट हुआ है कई बार। तो देखो अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट का कितना बार हुआ है, तो 1986 में हुआ है। मैं इस पर सिर्फ कीवर्ड पे बात करूंगा क्योंकि इसे डील में उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। 1986 सिटीजनशिप एक्ट में क्या हुआ, कुछ प्रोविजंस को स्ट्रिक्ट बना दिए गए। कि कौन से प्रोविजंस को? बर्थ वाले प्रोविजंस को। बर्थ वाले में क्या देखा था हमने कि लिमिटिंग कर दिया कि एटलीस्ट 1 पेरेंट इंडियन पेरेंट होना चाहिए। तो चलो अब ऊपर हम फटाक से आओ एक बार, देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखा ना, बर्थ में ईदर ऑफ हिज पेरेंट, ये जो 1987 का है ये कब आया होगा? ये आया होगा 1986 के प्रोविजंस के बाद, तभी तो ये वहाँ पे दिखाया मैंने। अब 1992 में क्या हुआ, एक्सपेंड कर दिया कि जस्ट फादर, जो डिसेंट वाले में था ना कि जस्ट फादर, वो फादर से क्या हो रहा था कि देखो यहाँ पे पैट्रियार्की जो है ना ये हमें प्रमोट नहीं करनी है। तो इससे यही दिख रहा था कि भाई हम आज भी पैट्रियार्की को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। तो 1992 में कहा गया कि नहीं ये गलत है, तो आप फादर को हटाओ और ईदर पेरेंट कर दो। तो डिसेंट में हमने देखा कि ईदर पेरेंट हो गया। 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया OCI, दैट इज ओवरसीज कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2005 में क्या क्लैरिटी होंगे और क्या बेनिफिट्स होंगे OCI के, उसके बारे में बताया गया। 2015 में PIO, दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दोनों को मर्ज करके एक सिंगल OCI बना दिया गया, ठीक है। तो 2015 में ये देखो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे PIO क्या होता है, OCI क्या होता है, NC और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो CA का जो मूवमेंट हुआ था, आसाम अकॉर्ड को देखेंगे। तो बाकी और भी चीज़ों को देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उस पर आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद 2019 वाला, इसमें जो हंगामा हुआ था CA को लेके, ठीक है, कागज दिखाओ एंड दिस दैट। तो उसमें क्या था, इसमें क्या थे, जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए थे, उन्हें सिटीजनशिप देने की बात की गई थी, ठीक है। यहाँ पे जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस था वो 11 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और कौन थे नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट? हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और इंग्लिश भी, कभी कभी इंग्लिश में कन्फ्यूजन होती है। तो 2 और 2 4 और 2 6, कितने कंट्री से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 कंट्री, 6 लोग। 31 दिसंबर 2014 हमारा कट ऑफ डेट है, और 11 साल से 5 साल तक नेचुरलाइजेशन को कर दिया गया था टाइम रिड्यूस, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो में इसका कंटिन्यूएशन होगा एक तरह से, उसमें हम देखेंगे कि NRI किसे कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन,
ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, पीआईओ और ओसीआई को तो मिला दिया गया, फिर भी डिफरेंसेस देख लेंगे। ये दोनों में से किसको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। उसके बाद एनआरसी देखेंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, ठीक है, सेंसस भी देखेंगे, आसाम अकॉर्ड देखेंगे। ये जो सारा टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ब्रीफ तरीके से मैं कवर कर दूंगा। तो और इस सिटीजनशिप वाला जो मेन वीडियो था वो यही वीडियो है, आप इसे पार्ट 1 समझ लो या फिर मैं उसमें डील कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं है। और आप आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड बेनिफिशियल साबित हो आपके लिए, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख लो और मैं ये वीडियो जो ये टॉपिक है एनआरआई पीआईओ से मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।